नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुन ली गई हम आपकी हमारी सबकी पुकार, सुन ली गई। लग गई आज तारीख, आज अदालत में होगी सुनवाई, लेकिन 58 नंबर पर है। अब तक हमने इंतजार किया, हमने सोचा कि हम आपके साथ जब तक हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे तब तक थोड़ा इंतजार कर लें। 1 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है कोर्ट से। जैसे ही कोर्ट से कोई सूचना प्राप्त होगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो बात हमने कही थी, उसका असर हुआ है और 15 अप्रैल को तारीख लग गई अदालत में। यह बात और है कि मैटर ऑन हाई बोर्ड जो होता है, वो मैटर ऑन हाई बोर्ड नहीं हुआ है, लेकिन 58 नंबर पर मैटर है। इसका मतलब यह है कि सुनवाई के लिए लिस्टेड है। लोग कयास लगाते हैं कि अगर 50 के ऊपर आपकी नंबरिंग है तो उस स्थिति में उस दिन सुनवाई ऐसा होता है कि मुमकिन नहीं हो पाती है, फिर अगली तारीख मिल जाती है। लेकिन एक बात तो मान करके चलिए, कल जब हमने ये दरखास्त की कि महाराष्ट्र सरकार को और अदालत से, दोनों से ये दरखास्त की कि ये 1 महीने की जो तारीख 24 मार्च के बाद ये 15 अप्रैल को तारीख की की अपेक्षा थी कि 15-16 तारीख को जरूर मिल जाएगी तारीख, तो 15 को तो मिल गई। लेकिन जो 2 ही सप्ताह के लिए था वर्बल ऑर्डर, वो लिखित ऑर्डर में 4 सप्ताह का आ गया। तो स्वीकार तो लिखित ही किया जाएगा, वर्बल का क्या बात क्या है, बाहर कैसे मैसेज आई, जज साहब ने क्या कहा कि 2 सप्ताह के बाद आइए या नहीं आइए, वो अलग विषय है। लेकिन जो लिखित ऑर्डर था वो हुआ कि 2 सप्ताह के 4 सप्ताह के बाद। तो अभी तक इंतजार कीजिए, हो सकता है कि हम दोबारा आपके बीच आएं, और हम लगातार संपर्क में हैं मुंबई हाई कोर्ट से अपने वकीलों के साथ। जैसे ही वहां के अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। ऐसा भी नहीं है कि 58 नंबर पर है तो सुनवाई नहीं होती है। 100 नंबर पर होने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई हुई है, और ये प्रेरोगेटिव है जज साहब का कि जज साहब क्या चाहते हैं। अगर जज साहब चाहते हैं कि नहीं, हमें इस केस को लेना है और आज ही लेना है, तो वो बाकी केस को छोड़ करके किसी केस को ले सकते हैं। और उस प्रायोरिटी में अगर ये मुकदमा है हमारे चीफ जस्टिस की निगाह में, तो पहले भी आ सकता है, वो पहले भी सुन सकते हैं। जो नंबर लगा हुआ है उस तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए जज को, चलते भी हैं जज। लेकिन ये कोई एकदम से आदेश नहीं है कि नंबर को तोड़ नहीं सकते हैं। नंबर को तोड़ा भी जा सकता है, पहले भी सुनवाई हो सकती है। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज उम्मीद है कि एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो जाए। क्यों हो जाए? 2 और प्रकरण हम आपके सामने ला रहे हैं। पहला प्रकरण है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट ने 2022 में एक वर्डिक्ट दिया। कदम कुआं पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन गया, एक महिला लेकर के गई और उनके साथ उनके परिजन भी थे। वो कंप्लेन लेकर के जाते हैं कि मेरे साथ 22 लाख का फ्रॉड हो गया है, चीटिंग हो गया है। कदम कुआं पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो वो अदालत पहुंची, सीधे हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में जब दलील हुई कि भाई ये क्या मामला है, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, 10 मिनट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट के उसी ललिता केस का हवाला देते हुए, आप देखते जाइए खेला, सुप्रीम कोर्ट के ललिता केस के 2014 का जो ललिता केस था उसका हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने 10 मिनट के अंदर में कहा कि फौरन से पेस्तर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया कि पहले तो एफआईआर दर्ज करो, और दूसरा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस ललिता केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि आपने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। एक तो पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ऑर्डर किया, और दूसरा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील न करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, कहा कि आप 6 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल कीजिए। आपने क्यों नहीं एफआईआर किया? देखिए, पटना हाई कोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस चीटिंग का मामला है, सिर्फ चीटिंग का, 22 लाख के चीटिंग का 2022 का वर्डिक्ट है और 2014 के वर्डिक्ट केस लॉ पर आधारित है। उसी ललिता के केस के आधार पर वो वर्डिक्ट दे रही है पटना हाई कोर्ट कि 22 लाख के चीटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? और 6 दिन के अंदर में आप रिप्लाई फाइल कीजिए। 10 मिनट के अंदर में टोटल हियरिंग हो गई, 10 मिनट। अब उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई, पुलिस वालों ने एफआईआर किया और रिप्लाई जो भी है उन्होंने फाइल किया कि भाई हमको जानकारी नहीं थी या जो भी था। अब आप सोच लीजिए, एक चीटिंग के मुकदमे में 22 लाख का ही हो, चाहे 22 रुपया का हो, चाहे 22,000 का हो या 22 करोड़ का, मुकदमा था चीटिंग का, उस पर 10 मिनट में एफआईआर। इसी ललिता केस का हवाला देते हुए श्रीमान नीलेश ओझा जी ने प्ली किया है और 12 महीने से प्ली चल रहा है। प्ली किया है कि कॉग्निजेबल और इंडियन पीनल कोड में, अब तो भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें जो सबसे कठोरतम अपराध है, सबसे कठोर, चीटिंग के मुकाबले गैंगरेप और हत्या, इससे अधिक कठोरतम कोई अपराध ही नहीं हो सकता है। यह सबसे कठोर अपराध जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, उस अपराध, वो तो कॉग्निजेबल होगा ही होगा, उस अपराध के कॉग्निजेंस में पुलिस हिला हवाली कर रही है। और आज मैं आपके सामने पहली बार, और पहली बार इसलिए कि मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपको याद होगा, मेरे नाम की चर्चा हुई है मुंबई हाई कोर्ट में, उसमें एक सुश्री ने मेरा नाम लिया, मैं उनका नाम जानता नहीं हूं क्योंकि वो खामखा उस केस में आ रही थी, बार बार इंटरफेयर कर रही थी। तो उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया, क्यूआई नेटवर्क का जिक्र किया, कहा कि आशुतोष पाठक जो हैं वो जज को बदनाम कर रहे हैं, कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। तो हालांकि उस वक्त जिनके सामने ये प्ली हुई, जज महोदय ने कहा कि ठीक है, बदनाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको उससे क्या लेना देना है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा, कोर्ट देखेगा। आज मैं उन जज के प्रति, और मैं साफ नाम ले रहा हूं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के प्रति मैं सम्मान करता हूं, मेरा सम्मान है, मैं उन्हें हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं, और यह आरोप मैं अपने मन से नहीं लगा, यह आरोप करोड़ों एसएसआर वॉरियर, लाखों दिशा के लिए न्याय पाने की इंतजार में बैठे हुए लोगों की सदिच्छा है। उन्होंने मुझे संदेश कर करके पूछा है कि आशुतोष जी, क्या आपको लग रहा है कि जुडिशरी ठीक व्यवहार कर रही है, ठीक आचरण कर रही है इस मुकदमे में? तो आज मेरा यह आरोप नहीं है, यह आरोप सारे एसएसआर वॉरियर की तरफ से, सारे एसएसआर वॉरियर ने यह आरोप लगाया है। और मैं उन आरोपों को श्रीमान जो अभी भी मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं उनके सामने रख रहा हूं। मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, सम्मान पूर्वक आज मैं उनके आरोपों को आपके सामने रख रहा हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले इसे जरूर देखेंगे और सुनेंगे। विनम्रता पूर्वक ये मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, एक चीटिंग के मामले में पटना हाई कोर्ट ने 10 मिनट में एफआईआर रजिस्टर का ऑर्डर दिया, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से नोटिस जारी किया और कहा कि रिप्लाई फाइल कीजिए 6 दिन में। चीटिंग का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक लिमिटेशन है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल, जिस ऑफेंस में 3 साल से अधिक की सजा है,
तो उसमें तो कोई हिला हवाली हो ही नहीं सकती। यहां तो आजीवन कारावास, फांसी के तख्ते पर झूलने की नौबत है। जिस केस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उस केस में फांसी के तख्ते पर झूलने की नौबत है। तो इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो हत्या और गैंग रेप का था, मैं उन्हीं सारे एसएसआर वॉरियर की जो भी उनके मन में चल रहा है, जो संदेश उन्होंने मुझे भेजा है, मैं विनम्रता पूर्वक, सम्मान में बिना कोई कमी किए हुए, मैं मिलॉर्ड के सामने यह यक्ष प्रश्न रख रहा हूं कि आपने कई हियरिंग की, नीलेश ओझा जी ने आपके सामने केस लाओ रखा, कई बार जस्टिस सारंग कोतवाल ने प्रथम दृष्टया ही कहा कि ये एफआईआर के बारे में नोटिस जारी कर दिया कि भैया आप रिप्लाई फाइल करो। चलिए सुन लेते हैं आपकी बात। रिप्लाई फाइल होना नहीं चाहिए था, आदेश देना चाहिए था कि एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, रिप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा एक नहीं, कई बार हाई कोर्ट ने जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके क्लोज कर दिया गया है, उसको सेट असाइड किया है। मुंबई हाई कोर्ट के ही एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का एक फैसला था कि जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को करके क्लोज कर दिया गया था, तो कहा नहीं, अगर कोई मामला प्रकाश में आ गया है, कोई एविडेंस फ्रेश आ गया है, तो उस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, उस इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है मुंबई हाई कोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध। इतना ही नहीं, इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कि सजाए मौत हो सकती हो, आजीवन कारावास की सजा हो सकती हो, जो संगीन अपराध है, उसमें लॉ बहुत ही क्लियर है। और अमेरिका में भी है, ये खाली भारत में नहीं है। 50 साल के बाद भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कि सजाए मौत हो सकती हो, आजीवन कारावास की का प्रावधान हो, वो 50 साल के बाद भी अगर कोई एविडेंस, अगर कोई बात ऐसी निकल के आती है कि उस वक्त जो मृत्यु हुई थी या जो भी अपराध हुआ था, उस अपराध के कुछ प्रमाण हैं हमारे पास, साक्ष्य हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो होगी। अगर वो मैटर पूरी तरह से क्लोज कर भी दिया गया हो, तो 50 साल उस घटना को बीत गया हो तो भी। अब ये एक सेट लॉ है। उसके बाद भी जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी ने कई हियरिंग की, कई तारीखें दी। मैं हैरान हूं कि उन्होंने आदेश नहीं दिया। आलोक राधे आए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं, आए, सुना, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सारंग कोतवाल आए, उन्होंने नोटिस तो जारी किया कि रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्ट सीधे कहना चाहिए था। जो आधे घंटे में कह दिया पटना हाई कोर्ट ने, उनको कहना चाहिए था कि एफआईआर दर्ज करो, खत्म। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बुला करके पूछना चाहिए था कि तुमने एफआईआर लिया क्यों नहीं। उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जानी थी, ये जस्टिस सारंग कोतवाल के ही जानिब से। ये मामला तो बेंच, दूसरा बेंच, सारंग कोतवाल को ही ये आदेश दे देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरेआम अवहेलना हो रही है, फौरन से पेशतर तुम एफआईआर करो मालवानी पुलिस स्टेशन को। यह आदेश जाता और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन जाता, भाई आपके माथा की एफआईआर कर क्यों नहीं रहे हैं, उसी दिन हो जाना चाहिए था। पटना हाईकोर्ट ने 10 मिनट में कर दिया। चीटिंग का मामला है, ये तो संगीन, गंभीर, सर्वश्रेष्ठ अपराध है, जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत आता है, सबसे संगीन अपराध है। उसमें तो आजीवन कारावास की सजा है, उसमें तो सजाए मौत का प्रावधान है। तो सारंग कोतवाल जी को उसी समय कहना चाहिए था, नहीं कहा। दूसरे जज साहब आए, आलोक राधे साहब आए, एक बार सुना, नहीं कहा। एक बेंच बैठी, दूसरी बेंच आई, एक जज ने रिक्यूज कर लिया खुद को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई की तरफ से कुछ कर, वो रिक्यूजल हो गया। 2 सदस्यीय बेंच आई, 2 बार 3 बार हियरिंग की, आदेश नहीं गया। अब आया मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने पहली ही हियरिंग में सवाल पूछा कि एफआईआर अभी तक इसमें हुआ क्यों नहीं है, पूछा है। हालांकि चीफ जस्टिस को चाहिए था, पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर वही लॉ, फिर वही पटना हाई कोर्ट का
उदाहरण है, वही लॉ, वही केस लॉ, उसी का जिक्र कर रहे हैं नीलेश ओझा, जिसका जिक्र पटना हाईकोर्ट में हुआ है। तो जस्टिस चंद्रशेखर जी को कहना चाहिए था कि भाई इतनी हियरिंग हो गई है, अभी तक 12 महीना में रिप्लाई फाइल कर रहे हो और एडजर्नमेंट मांग रहे हो। किस बात का एडजर्नमेंट? व्हाई देयर शुड बी एनी एडजर्नमेंट एनी मोर? लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने भी यही नहीं कहा। आज 15 अप्रैल को मैटर लगा हुआ, 58वें नंबर है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं करोड़ों एसएसआर वॉरियर, लाखों अपने दर्शकों की तरफ से जो उनकी इच्छा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं मिलॉर्ड। क्या आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जाए? आधार क्या बन रहा है? जिस आधार पर पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, ये जानते हुए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आपके पास कंप्लेन आता है तो आपको एफआईआर करना है, आपने उसकी अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है। उसी आधार पर पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई हो सो हो, लेकिन क्या आज श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनके सामने मैं ये दलील दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ क्रोर्स ऑफ एसएसआर वॉरियर, इट इज देयर अपील, और जनता ही सर्वोपरि है, जनता की अदालत ही सर्वोपरि है। उनके मन में यह संदेह आया है कि साहब अगर पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिम्मेदार ठहराया, तो वो जज जो ये जानते हुए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेन आया है, एफआईआर फाइल नहीं हो रहा है, इतने साल से ये मामला लटका आ रहा है, तो क्या जस्टिस सारंग कोतवाल, क्या जस्टिस गडकरी, क्या जस्टिस भोसले और क्या जस्टिस श्रीमान आलोक आराधे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इन सबके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा सुओ मोटो चलाएंगे श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो मैं हवा की बात कर रहा हूं, ये तो कैसी अनर्गल बात कर दिया आपने। मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूं। जब न्याय की रक्षा की दलील दी जा रही है, मैं सिर्फ वही दलील दे रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं माननीय अदालत की अवहेलना करूं, उनकी शान में गुस्ताखी करूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, और ये करोड़ों जनता की आवाज है कि जिस आधार पर वहां पुलिस वालों के खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू हुआ, तो क्या जज साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ये नोइंग इग्नोरेंस है या नहीं है? आप नोइंगली इग्नोर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड केस लॉ को, जो कानून का रूप ले चुका है। आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं सरेआम, सबके सामने में, दिन के उजाले में, और आप अपोजिट पार्टी को फेवर कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं। किसके दबाव में कर रहे हैं? क्या यह आरोप लगता है या नहीं लगता? क्यों कर रहे हैं? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर का आदेश दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसका दबाव है? क्यों नहीं ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? ये सवाल मेरे नहीं है, करोड़ों जनता के सवाल है, करोड़ों जनता के सवाल है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? और एक सवाल तो और भी महत्वपूर्ण है, अगर आरोपी कोई बड़ा हो तो कानून हमारा शिथिल पड़ जाता है। जैसे जस्टिस यशवंत सिन्हा के मामले में, यशवंत वर्मा के मामले में शिथिल पड़ गया, कोई एफआईआर नहीं, करोड़ों रुपए किसके थे नहीं थे, कोई जांच हुई ही नहीं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब वो ठंडे बस्ते में चला गया। इस्तीफा देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट की क्या भूमिका है? स्टेट कैसे परफॉर्म करेगी? रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है इस देश में या नहीं है? रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा या किसी ने अपराध किया, पता नहीं उसमें नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाहर निकल गए? ऐसा हो सकता है क्या? जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यशवंत वर्मा अपराधी हैं, बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरोप लगे हैं। यशवंत वर्मा को फौरन सामने आकर के कहना चाहिए था कि एफआईआर किया जाए मेरे खिलाफ और जांच की जाए।
जब तक मैं इस जांच से स्वच्छ होकर के नहीं निकलूंगा, मैं स्वयं इस पद से अपने को अलग करता हूं और जांच में शामिल होने का वचन देता हूं और इसे स्पीडी ट्रायल में लाया जाए, क्योंकि यह मामला यशवंत मरवा का नहीं है, मामला जुडिशरी पर भरोसे का है। एक बार अगर भरोसा टूट गया, अब तो खैर टूट ही रहा है, हर पल टूटते जा रहा है, हर पल टूट रहा है, एक बार क्या कितनी बार टूटेगा कहना मुश्किल है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, अद्भुत फैसला है, अद्भुत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उलट पलट करके अंडबंड कर दिया है, क्या कहा जाए। तो अगर एक बार जुडिशरी से भरोसा टूट गया तो फिर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा फंक्शनल डेमोक्रेसी में। एंड इन ए फंक्शनल डेमोक्रेसी, judicial accountability is more imperative for anything। ये सबसे ज्यादा अत्यावश्यक है, सबसे ज्यादा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ इसका मतलब उस स्टेट में होना असंभव है। फिर वहां पर फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां जस्टिस नहीं है वहां इनजस्टिस है, और अगर इनजस्टिस है फिर उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। और आप इनजस्टिस को प्रोपगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रापुलेट कर रहे हैं, आप उसको मल्टीफोल्ड एक्स्ट्रापोलेशन में ले जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? इसलिए अब आपके सामने बहुत कम आधार हैं अपने को बचाने का। और आज मैं जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत से मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने मैंने ये दलील दी है, पटना हाईकोर्ट का उदाहरण दिया है, आपके ही सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के कई उदाहरण हैं जो ये साबित कर रहा है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के उलट मर्डर केस में या दूसरे केस में उनके फैसले को उलट करके अपना फैसला दिया है, और उसी ललिता केस का हवाला देते हुए, 2014 के ललिता केस का हवाला देते हुए कई निर्णय आए हैं। अरे अभी तो हाल में एक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का हवाला दिया जा रहा है 0 एफआईआर के मामले में। क्यों? क्योंकि एक जो एनसीपी के लोग हैं ना, वो अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर के वहां पर एफआईआर नहीं हो रहा है। हालांकि उसमें एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो जो है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी ढूंढा जा रहा है। यहां जो पूरा कॉन्स्पिरेसी का तथ्य दे रहे हैं उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। अद्भुत है, दिमाग को भटकाओ, इधर ले जाओ। अशोक खरात का प्रकरण आया तो टीसीएस वाला भी आया। टीसीएस वाला मामला बहुत गंभीर है, उस पर मैंने शो किया है। टीसीएस पर एनआईए की एंट्री हो गई है, कवायद जारी है, लेकिन सवाल है कि आज 58 नंबर पर सुनवाई होगी? हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके सामने फिर मैंने दलील दी है, करोड़ों लोगों की भावनाएं रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर आज हमारी भावना को सुनेंगे, जैसा कल सुना और 15 अप्रैल को तारीख लग गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी भावना का वो ख्याल रखेंगे और कानून का ख्याल रखेंगे। कानून के बाहर मैं एक इंच नहीं उनको कह रहा हूं बाहर जाने के लिए, कानून की पेरीफेरी में ही कानून का पालन करवाएंगे। वो जो कानून का पालन इंस्टीट्यूशन नहीं कर रही है, हमें उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रशेखर जरूर करवाएंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।